टॉम अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आपने करंटली देखा होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, भारत में इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है और इसका क्या महत्व है, जे आज हम इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, अगर आप सीधे MCQ से पढ़ रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके ज़्यादातर आप मेरिट में नहीं आ पाएंगे। ऐसे ना थ्योरी पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसके माध्यम से मैं आपको सारा इलेक्शन कमीशन समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन है क्या। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक निकाय है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, जैसे हमारा UPSC हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, आर्टिकल 280। ठीक है, ऐसे ये सब संवैधानिक निकाय हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मूल रूप से हैं। ठीक है, ये भाग 7 में है। इन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। उनमें से ही एक है चुनाव आयोग। ठीक है, देखिए, चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। सबसे पहली तो बात यह है, एक स्वतंत्र निकाय है और इसका उद्देश्य क्या होता है? निष्पक्ष चुनाव कराना भारत में। जैसे हमारे यहाँ अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये चुनाव हो रहे हैं, तो उनमें निष्पक्षता से चुनाव होने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर संविधान का अनुच्छेद 324 है ना, सबसे पहली बात, जो इलेक्शन कमीशन है, ये आर्टिकल 3 to 4, ये सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का लाया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 to 4 ये याद रखिएगा। राज्य विधानसभाओं के चुनाव के अधीक्षण, इसे समझिए, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल चुनाव आयोग में निहित होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे यहाँ पंचायतों के चुनाव होते हैं, तो उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं होता। उसके लिए संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है जो इन सब पंचायतों के चुनाव को देखता है। अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की, तो ये सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल, इनके चुनाव को संपन्न करवाता है। बाकी इसका कोई इनसे लेन देन नहीं है कि पंचायती चुनाव ये करवाए या ना करवाए। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, सबसे पहली बात तो ये होगी कि अच्छा, इसमें पहले क्या होता था, 1950 से लेकर 1989 तक जो निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम करता था। ठीक है, मतलब उसमें ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते थे, सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। लेकिन 1989, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1989, यहाँ पर लिख लीजिएगा 61st अमेंडमेंट। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ठीक है, इस साल क्या हुआ था, जो मतदान की आयु सीमा थी, ठीक है, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब देखिए, नॉर्मली कई मतदाता और पंजीकृत हुए होंगे एट दैट टाइम। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने क्या किया, इस आयोग का कार्यभार घटाने के लिए इसे बहुसदस्यीय बना दिया। कहने का मतलब, पहले एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था, अब उसकी सहायता के लिए अन्य निर्वाचन अधिकारी भी पार्टिसिपेट करने लगे। ठीक है, सबसे पहली ये हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, जो एज थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 61 अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संसद, राज्य विधायिका और राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के कार्यकालों के चुनावों के संबंध में चुनाव आयोग की शक्ति और कार्य को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले प्रशासनिक, सलाह और अर्ध न्यायिक। देखिए, इसकी प्रशासनिक शक्तियां क्या हो सकती हैं। सबसे पहले इसकी प्रशासनिक शक्तियों के बारे में देखते हैं। वैसे इतना डिटेल में नहीं आता है, अगर आप
किसी मेंस की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के पर्पज से या एचएस के, तो इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है कि इसकी प्रशासनिक शक्तियां क्या है, सलाहकारी शक्तियां क्या है और अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्या है। ठीक है, अगर वैसे आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें तो सिंपल पूछे जाते हैं, जैसे एचपी टेट हो गया, सिंपल से आर्टिकल पूछा जाएगा, आर्टिकल 324, और ये अमेंडमेंट पूछी जा सकती है। ठीक है, और ये कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, उसके आगे देखिए प्रशासनिक कार्यों में क्या क्या कार्य आ सकते हैं इसके। देखिए, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण कौन करता है, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करता है और सभी योग्य मतदाताओं को यह पंजीकृत करता है। ठीक है, जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता प्रदान करता है और उन्हें निर्वाचन चिन्ह भी यही आवंटित करता है। ठीक है, अब देखिए सलाहकारी प्रवृत्ति की क्या क्या आ जा सकता है। सलाहकारी में क्या आता है, जैसे संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनके ऊपर राष्ट्रपति को जो सलाह दे सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आगे है अर्धन्यायिक। अर्धन्यायिक में क्या कर सकता है, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करता है, और मान लीजिए राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में कोई विवाद पैदा हो जाता है तो उस विवाद के समाधान के लिए ये न्यायालय की तरह काम करता है, इसलिए ये अर्ध न्यायिक कहा जा सकता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कहीं चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर सपोज कीजिए कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, जब कुछ भी हिंसा हो जाती है, कुछ भी वायलेंस हो जाता है, तो जो भी अनियमितता वहाँ पर पाई जाएंगी उनके आधार पर इसके पास शक्ति है कि वे वहाँ का निर्वाचन रद्द कर सकता है। ठीक है, ये है इसकी अर्ध न्यायिक शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मुख्य चुनाव। अब देखिए मैंने बोला था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, अनुच्छेद 324 क्या कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे देखिए जो इसका कार्यकाल होता है वो 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले हो वो। ठीक है, वह अपना किसी भी समय त्याग पत्र दे सकता है, जो अपना उसे कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। एक बात याद रखिएगा, ये स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र मीन्स इसे प्रेशराइज नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से। मीन्स इसके वेतन एवं जो आयोग की स्वतंत्रता में हम देख सकते हैं कि इसका स्वतंत्र बजट होता है और वेतन और भत्ते भारत की संचय निधि पर भारित होते हैं। मीन्स उनमें संसद में मतदान नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता, हालांकि इन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, है ना। इन्हें कैसे हटाया जा सकता है, इन्हें वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, अन्यथा इन्हें नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, दूसरे शब्दों में दुर्व्यवहार या सक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक शक्तियां इनकी देखी। ठीक है, मेनली इसका जो लक्ष्य होता है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का मेन मोटिव होता है। और ये 61 अमेंडमेंट 1989 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप जरूर फोकस कीजिएगा। ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी आयु। ठीक है, तब आयोग बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करने लगा था। उसके बाद हाँ मैंने और ये भी आप याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, इन्हीं के चुनाव संपन्न कराता है और राज्य में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों के लिए इसका कोई संबंध नहीं होता। उनके लिए संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और यह एक अखिल भारतीय संस्था है। मीन्स ये स्टेट और सेंटर दोनों के लिए काम कर रहा है, तो यह अखिल भारतीय संस्था है। ठीक है, और इसका आर्टिकल जरूर याद रखिएगा 324। ठीक है, ओके, आई होप इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको इस चैप्टर में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।